आप जानते हैं कि कंप्यूटर जनरेशन क्या है? यानी कि कंप्यूटर की भी जनरेशन्स होती हैं और कितनी होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। अगर नहीं तो आज की वीडियो इसी वजह से है कि हम सीख सकें कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं और उन सब का डिफरेंस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज जिमशा फैज फ्रॉम दानकाश। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर न्यू वीडियो इस कोर्स से रिलेटेड या इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दानकाश आप सबके लिए लाता है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज है हमारा मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज 101 का लेक्चर नंबर 8 जो कि है कंप्यूटर जनरेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर जनरेशन। यानी कि जनरेशन की टर्म हम यूजुअली कॉमनली सुनते भी हैं और यूज भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ह्यूमंस में हमारी भी जनरेशन्स हैं और जनरेशन की गैप्स हैं। जनरेशन्स में असल होता क्या है, अगर हम अपने बुजुर्गों को देखें यानी कि हम अपने पेरेंट्स को देखें और उनके पेरेंट्स को देखें यानी ग्रैंड पेरेंट्स को, तो इनके अंदर भी जनरेशन गैप मौजूद है। इसी तरह जो डिवाइसेस हैं, मशीन्स हैं, उनके अंदर भी जनरेशन्स मौजूद होती हैं यानी कि उनके अंदर भी गैप्स है विद टाइम। यानी कि अगर हम देखें तो जनरेशन टू जनरेशन बहुत सी चेंजेस होती हैं कंप्यूटर में, जिस वजह से हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है एंड द वन जो कि अभी तक अवेलेबल हैं वो हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर जनरेशन। स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी इसकी डेफिनेशन। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती चलूँ तो जनरेशन से मुराद है गैप्स, यानी कि टाइम टू टाइम हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, अगर हम कंप्यूटर की टर्म में, टेक्नोलॉजी की टर्म में देखें तो कंप्यूटर जनरेशन से मुराद यही होगा कि पहले इनिशियली ये टर्म इसलिए यूज की जाती थी कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स में चेंजेस आते थे विद टाइम। पुराने कंप्यूटर्स में बहुत से चेंजेस करके नए कंप्यूटर्स बनाए जाते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर की एफिशिएंसी, उनके साइजेस, उनकी स्पीड, उनकी बैटरी टाइमिंग, उनका लाइफ स्पैन, ये सब चेंज हो जाया करता था। तो यही बेसिकली जनरेशन गैप है। पुराने ज़माने में हम जनरेशन जो थे उनको डिस्टिंग्विश करते थे ऑन द बेसिस ऑफ ओनली हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है हम लेक्चर 7 में डिटेल में पढ़ चुके हैं और देख भी चुके हैं। होप सो आपने उसके नोट्स भी ज़रूर बनाए होंगे। तो पुराने ज़माने में जनरेशन्स जो थी उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर ओनली, लेकिन अब जनरेशन्स जो डिफरेंस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक एंटायर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो अब की जनरेशन्स जो हैं वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दोनों के डिफरेंस पे मौजूद हैं। तो जनरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक टर्म्स शेयर करना चाहती हूँ। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स को समझे बगैर जनरेशन्स को अंडरस्टैंड करना या जनरेशन्स के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना टफ है। तो सबसे पहले हम इन बेसिक टर्म्स को सीखेंगे कि इन टर्म्स से क्या मुराद है। उसके बाद हम चलेंगे अपनी जनरेशन्स की तरफ कि जनरेशन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से किस तरह डिफर करती हैं और इन टर्म्स का उनमें कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो टर्म शो हो रही है वो है वैक्यूम ट्यूब की। वैक्यूम ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन अ वैक्यूम। वैक्यूम से मुराद होता है स्पेस। ये एक ऐसी ट्यूब है जिसके अंदर स्पेस मौजूद है और अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं। तो पुराने जो कंप्यूटर्स थे जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे और वैक्यूम ट्यूब्स कैसे कैसे यूज होते थे ये भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। स्विच के तौर पर, एम्पलीफायर के तौर पर, इवन के डिस्प्ले स्क्रीन के तौर पर भी वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करते थे। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ट्रांजिस्टर्स की। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? अक्सर आपने सुना होगा कि ट्रांजिस्टर्स भी कंप्यूटर्स में अवेलेबल होते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स जो थे वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ऐड हुए थे हार्डवेयर कंपोनेंट। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पुरानी जो जनरेशन्स थी उनको डिफर किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ऐड कर दिए जाते थे जिनकी वजह से कंप्यूटर की एफिशिएंसी, स्पीड और वर्क रेट जो है वो
इंक्रीज हो जाया करता था, इसलिए हमने उनको जनरेशन्स में डिवाइड कर लिया है। तो ट्रांजिस्टर जो है ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि एम्पलीफायर और स्विच इन दोनों की तरह यूज हुआ करता था। अगर हम वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो वह एम्पलीफायर के तौर पर, स्विच के तौर पर, इवन डिस्प्ले स्क्रीन के तौर पर भी यूज होते थे। लेकिन ट्रांजिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफायर और स्विच के तौर पर यूज होते हैं, नॉट एज अ मॉनिटर और डिस्प्ले। तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करते थे। रेडियो हो, टेलीविजन हो या कंप्यूटर्स हो, ट्रांजिस्टर्स जो हैं इन तीनों चीज़ों में सिर्फ एक काम करते थे और वो था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना और स्विच और एम्पलीफायर इन दोनों का रोल प्ले करना। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट की, जिसकी शॉर्ट टर्म है आईसी। आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट एक्चुअली एक ऐसा सर्किट है जो कि प्रिंटेड होता है और ये सिलिकॉन से बना होता है, और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अपने ही एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से इसके अपने हो सकते हैं? इसके जाती एलिमेंट्स में ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स एंड रेजिस्टर्स अवेलेबल हैं। इसलिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे ही आए तो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स, जो अलग से ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब्स थी, वो खत्म हो गए और उनकी जगह ले ली इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने। तो फोर्थ हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है, जो हमने अक्सर सुन भी रखी है, वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी छोटी चिप है जो कि इंटीग्रेट होती है सर्किट पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर चिप की फॉर्म में अटैच होती है। और इसका क्या रोल है? इसका रोल है प्रोसेसिंग में, यानी कि इसके अंदर सीपीयू और उसके अलावा बहुत से साथ एसोसिएटेड सर्किट्स पे अटैच होते हैं। नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी थ्री टर्म्स, वो हैं सीपीयू, मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक कोर। तो हम देखते हैं कि इन सब का क्या डिफरेंस है और इन सब को कहते क्या हैं। सबसे पहले आ जाए सीपीयू पे। तो सीपीयू आपने पहले भी सुन रखा है और पढ़ भी चुके हैं। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की मेन प्रोसेसिंग में सीपीयू ही हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक ड्रम की, तो ये एक ऐसा सिलेंडर शेप में है जो कि कोट हुआ होता है विद मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल लगा होता है जो कि डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने में हेल्पफुल है। अगर थर्ड टर्म की बात की जाए तो वो है मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर क्या है? मैग्नेटिक कोर असल में यूज करता है स्मॉल रिंग्स की अरेज को, यानी कि इसके अंदर एक ऐसी स्मॉल रिंग्स लगी होती हैं, बहुत सी स्मॉल रिंग्स, एक नहीं बहुत सी स्मॉल रिंग्स हैं जो कि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल से बनी हैं। और ये क्या करती हैं? इनकी जो कोर्स हैं वो हेल्पफुल हैं टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपको जो स्क्रीन पर शो हो रही होगी स्लाइड, वो है मशीन लैंग्वेज के बारे में। तो आपने जैसे कि पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कंप्यूटर जो है एक खास लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि है 0-1 लैंग्वेज। तो इसी तरह मशीन लैंग्वेज जो है वो भी एक लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड इजीली करता है और उसी में ही अपने डाटा को प्रोसेस भी करता है। तो वो थी बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0-1 फॉर्म में है। अगर हम करें असेंबली लैंग्वेज की बात, तो असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज एब्रिविएटेड फॉर्म में ना हो। जैसे कि एडिशन के लिए ADD, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB और डिवीजन के लिए DIV यूज किया जाता है। तो इस तरह की असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर नहीं समझ पाता, लेकिन कुछ खास असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर के लिए मशीन लैंग्वेज कहलाती हैं और कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज जो कि है 0-1 लैंग्वेज। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टर्म्स हैं वो है मेमोरी एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी जिस तरह हमारे ह्यूमंस की भी मेमोरी है, इसी तरह कंप्यूटर की भी मेमोरी है और हम मेमोरीज को डिटेल में अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो मेमोरी होती क्या है? मेमोरी बेसिकली एक ऐसा फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के डाटा और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर हमें प्रोवाइड भी करता है। अगर नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आर्टिफिशियल लैंग्वेज की। तो ये एक ऐसा एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस है जो कि बेसिकली कंप्यूटर के इमोशनल इंटेलिजेंसी पर काम करता है, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट पर काम करता है। कंप्यूटर भी इंटेलिजेंट है लाइक ह्यूमंस। किस तरह?
तो ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं कंप्यूटर के जिनको कंपैरिजन करता है ह्यूमंस के साथ और बताता है कि कंप्यूटर किस तरह ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट है। जिस तरह अगर हम देखें तो कंप्यूटर जो है वो सोचता भी है, वो याद भी करता है, काम भी करता है और ह्यूमंस की तरह रिएक्ट भी करता है। तो ये सब जो है ये कंप्यूटर के इंटेलिजेंट बिहेवियर्स में ही आता है। तो नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक चार्ट शो हो रहा होगा जिसमें जनरेशन्स लिखी हुई हैं, उनके ईयर्स मेंशन हैं और इसके अलावा उनकी टेक्नोलॉजी मेंशन है कि किस बेस पर ये सब जनरेशन्स एक दूसरे से डिफर करती हैं। इन सब जनरेशन्स की एक एक एग्जाम्पल के तौर पर इमेजेस भी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगी कि ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में बल्कि शेप में, साइज में भी ये एक दूसरे से डिफरेंट थे। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो सबसे पहले जनरेशन्स की हेडिंग है, फिर है पीरियड की और फिर है टेक्नोलॉजी की। तो जनरेशन्स में सबसे ऊपर अगर आपको नजर आए तो है अर्ली पीरियड, यानी कि ईयर 1000 से लेकर 1940 तक का पीरियड है ये, जिसमें टेक्नोलॉजी थी अबैकस और पास्कल। यानी कि अबैकस सबसे पहला यूज होने वाला कंप्यूटर था जिसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, कि अबैकस था क्या और यूज किस लिए होता था। इसी तरह पास्कल भी उसी कंप्यूटर यानी कि उसी जनरेशन से ताल्लुक रखता है। अगर हम आए अपनी फर्स्ट जनरेशन पर जिसका पीरियड है 1946 से 1954 तक, और ये ऐसे कंप्यूटर्स थे जिनमें टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब्स की। और वैक्यूम ट्यूब्स मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि वैक्यूम ट्यूब्स का क्या काम है। अब हम चलते हैं सेकेंड जनरेशन की तरफ। तो सेकेंड जनरेशन का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो था 1955 से 1964 तक और उसमें यूज हुए थे ट्रांजिस्टर्स। ये टर्म्स मैं आपको पहले ही इसीलिए डिटेल में बता चुकी हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि इन सब जनरेशन्स का एक दूसरे से क्या डिफरेंस है और सबसे पहले क्या था, फिर क्या चेंज आया, फिर क्या चीज आई और कंप्यूटर किस तरह एक दूसरे से डिफर करते रहे। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन क्या थी हमारी। थर्ड जनरेशन का पीरियड था हमारा 1964 से 1977 तक और इसमें थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का इरा है सिंस 1975 और उसमें आया था चेंज के लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गई थी उसमें। इसके बाद हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरेशन जो कि टिल डेट चल रही है और वो है फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन का इरा है सिंस 1980 और इसकी टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क आया, इसकी टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। यानी कि ये इंटेलिजेंट होते हैं लाइक ह्यूमंस, लेकिन क्योंकि ये मशीन है इसलिए हम इनकी इंटेलिजेंस के साथ एक टर्म यूज़ करते हैं जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम बारी बारी अपनी सब जनरेशन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये सब जनरेशन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक दूसरे से ये किस तरह डिफर करती हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो जनरेशन शो हो रही है वो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता था, तो वो था वैक्यूम ट्यूब्स का और वैक्यूम ट्यूब्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद मेन मेमोरी इसकी क्या थी, तो वो है मैग्नेटिक ड्रम्स, यानी कि इसमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हुआ करते थे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज की। इनकी स्पीड बहुत स्लो थी लेकिन ये बहुत हीट प्रोड्यूस किया करते थे। इसके बाद इनके पास बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होती थी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन होती थी, बहुत बड़े थे साइज में। और अगर हम इनके एग्जांपल्स में देखें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल में आते हैं ENIAC, UNIVAC 1, IBM 650 ETC। यानी कि ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे और इन सब की मेमोरीज और साइज और इनकी स्पीड और इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आपने इनके नोट्स बनाकर रख लेने हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें दूसरी जनरेशन के साथ कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था जो कि दूसरी जनरेशन में नहीं था या उसको चेंज कर दिया गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुआ था वो है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर ने चेंज कर लिया वैक्यूम ट्यूब्स को, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह किसने ले ली, ट्रांजिस्टर्स ने। तो ये है इन दोनों जनरेशन्स का डिफरेंस जो कि आप नोट कर लें। इसके बाद इसकी मेमोरी में आता है मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क।
यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की मैग्नेटिक ड्रम थी मेमोरी और इसकी है मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। पावर और इसकी साइज में लोअर पावर कंजप्शन थी, लेस हीट जनरेट करते थे, स्मॉलर इन साइज थे। स्पीड इनकी कहूँ तो स्पीड इनकी इम्प्रूव थी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो थी इनमें पंच्ड कार्ड्स थे और मैग्नेटिक टेप थी। और इनकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो IBM 1401, IBM 7090 एंड 7094 एंड यूनिवेक 1107, ये सब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो मेन इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो था इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। इनकी जो मेमोरी थी वो थी लार्ज मैग्नेटिक कोर में स्टोर होती और मैग्नेटिक टेप में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम देखें तो इनकी हाई लेवल की लैंग्वेज थी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन इन दोनों कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल, लेकिन थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनमें फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल, कोबोल, ये सब इनकी लैंग्वेजेस थी। साइज इनका स्मॉलर, चीपर थे, मोर एफिशिएंट थे एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। स्पीड इनकी इम्प्रूव्ड थी, यानी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के मुकाबले में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की स्पीड थोड़ी फास्ट है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड ऐड हो गया है, मॉनिटर भी ऐड हो गया है, इसके अलावा प्रिंटर भी ऐड हो गया। एग्जांपल इसकी देखें तो IBM 360, IBM 370, PDP 11, यूनिवेक 1108, ये सब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में अगर हम देखें तो इसमें आ गया VLSI। VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए इसमें। इसके अलावा इसमें एक और चीज ऐड हो गई, वो है माइक्रो प्रोसेसर की। अगर हम देखें इसके मेमोरी इनकी तो वो है रैम एंड रोम, यानी कि इनकी मेमोरी जो है वो थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में चेंज हो चुकी है और रैम और रोम आ चुकी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनकी हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे पाइथन और जावा वगैरह। साइज इनके स्मॉलर, चीपर और मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। स्पीड इनकी स्पीड भी बहुत तेज है, इनमें एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है और रिलायबल है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड आ गया, पॉइंटिंग डिवाइसेस आ गई, ऑप्टिकल स्कैनिंग आ गई, इसके अलावा मॉनिटर एंड प्रिंटर एटसेट्रा। नेटवर्क यानी कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स लिंक्ड टुगेदर, यानी कि अब नेटवर्किंग भी हो सकती है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। एग्जांपल अगर हम इनकी देखें तो IBM PC Star 1000, Apple II एंड Apple Macintosh एटसेट्रा, ये सब कुछ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। अब द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को देख लेते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दूसरों से मुख्तलिफ हैं, यानी कि इनमें क्या ऐसी खसूसियात हैं जो ये दूसरों से इस कदर डिफर करती हैं और आजकल भी इन्हीं के ही जनरेशन के कंप्यूटर्स चल रहे हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दो हैं। एक है ULSI। ULSI की फुल फॉर्म लिख लें आप, वो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का मैं देखूं तो उसमें था VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल, लेकिन फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए हैं। तो इनको आप जरूर नोट कर लें ताकि आपको याद रहे कि फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन से किस तरह डिफर करती है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स भी हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर नहीं बल्कि 2 और मोर माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं वो बहुत से टास्क जो हैं वो एक टाइम पर रन करने में हेल्पफुल हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो ये नॉर्मल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज को। अगर हम आज के कंप्यूटर्स को देखें तो आज के कंप्यूटर्स भी कुछ ऐसे ही हैं कि हम ह्यूमन लैंग्वेजेस में टाइप करते हैं, लेकिन वो खुद से उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो डेवलप करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर क्या किया जाता है, उनको प्रोसेस करके हमें हमारा रिजल्ट भी ह्यूमन लैंग्वेज में ही दिया जाता है। इसके अलावा पावर की बात की जाए तो ये बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं और बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। स्पीड इनकी बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी है और रिलायबल है। साइज पोर्टेबल भी है, यानी कि इस कदर स्मॉल साइज है कि हम इनको इजीली कैरी भी कर सकते हैं। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी है इनकी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में अगर हम देखें तो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट यानी कि रिकॉग्नाइज करता है वॉइस को, स्पीच को, लाइट स्कैनर, प्रिंटर, ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ऐड हो चुकी हैं।
एग्जाम्पल में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये सब चीज़ें जो आजकल हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, ये सब एक्चुअली 5th जनरेशन कंप्यूटर का ही हिस्सा हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पिछली तमाम वीडियोस की तरह बहुत पसंद आई होगी। आज आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी सीखने में और बहुत मज़ा आया होगा और आपने साथ साथ अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए दानकास्ट अपने चैनल पर लाता रहता है। इसके बाद हमारे मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज 101 के नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको कंप्यूटर का प्रैक्टिकल टूर करवाया जाएगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा उन लोगों के साथ जिनके बारे में आपको भी लगता होगा कि उनको भी इस कोर्स की ज़रूरत है या ये कोर्स उनके लिए भी इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है, क्योंकि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मॉड्यूल 1 की लास्ट वीडियो होगी जिसका टॉपिक होगा प्रैक्टिकल टूर ऑफ द कंप्यूटर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। 0304 1115786 दान kash.com